हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आपको मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससीजीडी अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में ले लेना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट। क्यों ले लेना है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ये वार्निंग पहले देख लेनी है। इस वार्निंग में लिखा हुआ है कि आपने ये जो अटेस्टेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें अगर आपको गलत पाया गया तो आपको ये जो आप जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें उसमें से निकाल दिया जाएगा। तो ये आप ये अटेस्टेशन फॉर्म क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि ये अटेस्टेशन फॉर्म आप जब सेंटर पे जमा करेंगे तो आप वो वहाँ पर से फिर से आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे आएगा आपका वेरिफिकेशन करने के लिए कि आप जो व्यक्ति है वो क्या सच में वहाँ पर से ही बिलोंग करते हैं, क्या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी जांच करने के लिए। तो इसलिए इस अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी गलत देने की कोशिश मत कीजिए कि आप जो है वही दीजिए। अगर आपको इसमें देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले किसी एक पेपर पर अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए, फिर जाके अपनी असली अटेस्टेशन फॉर्म में फिलअप कीजिए। तो आपको पहले ले लेना है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सॉरी, एक ऐसा फ़ोटो जो 5 सेमी और 7 सेमी का है। इसमें से ऐसे 5 सेमी और ऐसे 7 सेमी का एक फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद आपका पहला जो फिलअप करना है उसमें आपका नाम, जो नाम है उसको आपको फिलअप करना है, वो भी ब्लॉक लेटर में। और आपका कोई एलाइस या उपनाम जो कहते हैं आप उसे, वो उपनाम अगर है, जैसे कि आपका नाम है मुकेश कुमार, तो आपको गाँव में आपको राजू के नाम से जानते हैं। तो अगर वेरिफिकेशन के लिए वो लोग जाएंगे तो मुकेश कुमार का घर कहाँ है, तो किसी को पता नहीं होगा कि मुकेश कुमार कौन है। तो अब आपको राजू के नाम से जानते हैं सब लोग, तो आपका घर नहीं बता पाएँगे। इसलिए आपको एलआईसी भी देना है। आपको इस प्रकार से मुकेश कुमार लिख देना है और आपको इस प्रकार से एलआईसी जो आपका उपनाम है, जो जिस नाम से आपको जानते हैं सब लोग, उस प्रकार से ये नाम लिख देना है। उसके बाद आपको प्रेज़ेंट एड्रेस देना है कि आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, जो आपके प्रेज़ेंट में आप रह रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से विलेज विलेज, उसके बाद थाना थाना, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका जो हाउस नंग आपको दे देना है। आप हाउस नंग कैसे पता कर सकते हैं? वो आपका अगर हाउस नंग पता नहीं है तो आपको इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके जो इलेक्टोरल रोल है उसमें उसमें से जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका हाउस नंबर कैसे है। उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको रोड, आपका जो रोड है उसको देना है। आप किस रोड के अंदर आपका घर मकान आता है। तो उसके बाद इसको भी फिलअप करना है आपके 3 नंबर पे, जो आपको जो एड्रेस है वो फिर से आपको देना है। यही अगर आपका प्रेज़ेंट एड्रेस है, जो प्रेज़ेंट एड्रेस और होम एड्रेस अगर सेम है तो आपको डू भी कर सकते हैं, या फिर से आपका विलेज विलेज, थाना, सब कुछ यहाँ पर लिख दीजिए। फिर से डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ इसमें आप फिर से लिख दीजिए। उसके बाद आप अगर ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको आपका यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे ऐसा तो हो सकता है कि आपने अगर एसएससीजीडी का फॉर्म फिलअप किया है, तो आप अगर बांग्लादेश से होते हो, अगर कोई दूसरे कंट्री से होते तो आप ये फिलअप ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आपको इस पर नो कर देना है, इस प्रकार से नो कर देना है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर आपको लिख देना है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड। उसके बाद जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से आपका जो नंबर है उसे इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है? उसके बाद आपको जो पैन नंबर है, पैन नंबर इस प्रकार से होता है कि सी ऐसे इस प्रकार से होता है कि आपका जो मुकेश कुमार है, मुकेश यादव है, उस प्रकार से एमवाई होता है लास्ट में। उसके बाद एक नंबर आता है जैसे कि 5 6 7 8, उसके बाद और एक एक भी कैपिटल लेटर में कुछ लिखा हुआ होता है जैसे कि जे। उसके बाद
आपको अपना नेशनैलिटी डालना है। नेशनैलिटी आपका इंडियन है, इंडियन, इस प्रकार से। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे कि इस प्रकार से, इस प्रकार से दे देना है आपको डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको जो आपका प्रेजेंट एज क्या है आपका? आपका जो प्रेजेंट एज है वो इस डेट से आप जो ये फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो डेट है, आप किसी भी ऐप में जाके आप वो प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जाके जो उसमें से आपका जो आज ये फॉर्म फिलअप करे उस डेट के अंदर अपना आपका उम्र कितना हो रहा है, जैसे कि 22 ईयर्स, 22 ईयर्स, 2 मंथ, और ऐसे डेट लिख दीजिए कि 1 डे या 2 डे, इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। और आपका एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका 10 का मार्क्स ले लेना है। तो आपका एज ऑफ मेट्रिकुलेशन आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट से आपका जो एज ऑफ मेट्रिकुलेशन है वो आपकी मार्कशीट पे आपका जो रिज़ल्ट है उसका एक डेट लिखा हुआ है, किस डेट में आपका रिज़ल्ट जारी हुआ। उस डेट को आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एज ऑफ मेट्रिकुलेशन पता चल जाएगा। जैसे कि 16 ईयर्स होगा आपका उम्र ज़रूर, क्योंकि 16 ईयर्स की उम्र में ही आप मेट्रिकुलेशन पास करते हैं। तो 60 ईयर्स जैसे कि 7 मंथ और 2 डेज़ ऐसे लिख देना है। आपको जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी डेट आएगा आप उसे इस प्रकार से लिख दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड व्हिच सिचुएटेड। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको क्या लिखना है? देखिए, आप हम सभी का जन्म तो अस्पताल में ही होता है, तो आपको अस्पताल का जो नाम नहीं देना है। आपको देना है कि आप किस गाँव से माने आपका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। तो आपको आपका विलेज का नाम लिख देना है। विलेज का नाम क्या है? आप वो लिख दीजिए, जैसे कि रामपुर ऐसे लिख दीजिए, जो भी आपका विलेज का नाम होगा। तो उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिए, जैसे कि गोरखपुर हो गया, जो भी हो रहा होगा। और आपका स्टेट स्टेट का नाम आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि जो ये स्मॉल आप पूरा ही लिख दीजिए स्टेट का नाम। स्टेट का नाम जो जो भी होगा, अगर आपका स्टेट यूपी है तो आप यूपी नहीं लिखेंगे, तो आप उत्तर प्रदेश फुल लिखेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरे नंबर पेज में आपको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन व्हिच यू बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो लिख दीजिए, इस प्रकार से। उसके बाद आपका रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आपका कौन सा रिलीजन है उस पर आप यहाँ पर लिख दीजिए। कुछ भी होगा, आपका रीजन और कुछ हुआ तो आप लिख दीजिए उस प्रकार से। आप अगर शेड्यूल कास्ट, आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, आंसर येस और नो। आपको ये सर नो कर देना है। तो आपको इसमें आप अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको येस कर देना है, और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, और आपका वो जो कास्ट क्या है आपको उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि मैं ओबीसी से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं ओबीसी लिखूँगा, इस प्रकार से। तो ये जो 10 नंबर पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। द पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव ए रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर्स। अब अगर जो 1 साल से ज़्यादा वक्त किसी स्थान पर गुजर रहे हैं, जो 5 साल इन 5 सालों में, ये जो in case of a stay abroad including Pakistan, particulars of all places where you have resident more than 1 year after attending the age of 20 years should be given। अब अगर 21 साल के उम्र के बाद आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो आपको इसमें लिख देना है। तो ऐसे तो आप 21 साल में उम्र में आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं तो आपको इसमें इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। तो उसके बाद आपका जो 11 नंबर पॉइंट उसमें आपको फादर नाम फुल में लिख देना है, उनका नेशनलिटी प्लेस, तो आपका उस प्रकार से लिख दीजिए, फादर और मदर का नाम मैं लिख रहा हूँ।
तो आपको इस प्रकार से आपका जो फ़ादर का नाम है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ एक नाम दे रहा हूँ। आपका फ़ादर का नाम, आपका मदर का नाम, आपका स्पाउस, आपको जो अगर बीवी होगा तो बीवी का नाम आ गया, आपका लड़की हो तो आपका हस्बैंड का नाम। ऐसे तो 21 साल में आप शादी नहीं किए होंगे। तो नेशनैलिटी आपका देना है इंडियन। आप अगर किस नेशनैलिटी से बिलॉन्ग करें तो आप इंडियन ही होंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका फ़ादर का जो बर्थ है और आपका बर्थ सेम ही जगह पर होगा। अगर आप और आपका मदर का जो बर्थ है वो आपके पापा ने अगर ज़रूर आपका माँ को शादी करके ले आए तो वो किसी और स्थान से बिलॉन्ग कर रहे होंगे। तो आपका फ़ादर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका क्या ऑक्यूपेशन है? अगर वो आप फार्मर है तो फार्मर लिख दीजिए, अगर और कुछ है तो आईएएस, आईपीएस, अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो लिख दीजिए। और आपका माँ का भी सेम से वो क्या कर रहे हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन हो को उस प्रकार से लिख देना है, हाउसवाइफ। उनका जो प्रेज़ेंट परमानेंट पोस्टल एड्रेस इफ़ डिड भाई प्लेस्ड एड्रेस, ठीक है सर? आपका जो फादर और मदर का पोस्टल एड्रेस दे देना है। तो ये इस प्रकार से आपका अगर फादर का और मदर का सेम पोस्टल एड्रेस है, तो आपको बार-बार विलेज, डिस्ट्रिक्ट और इस प्रकार से आपका माँ के लिए अलग से, आपका फादर के लिए अलग से लिख लेना है। आपके एक साथ ही लिख दे सकते हैं आप। परमानेंट एड्रेस भी सेम प्रकार से इस प्रकार से लिख दे सकते हैं आप। और इसके बाद अगर जो 12 नंबर वाला टॉपिक है वो उसमें लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन टू बी फिनिश्ड विथ रिगार्ड टू द सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग इन लिविंग फॉरेन कंट्री। और आपका जो बच्चे लोग हैं वो अगर फॉरेन कंट्री में लिविंग कर रहे हो, अगर वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसे उसको फिलअप कर दीजिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आपके बच्चे हो गए होंगे और पर बाहर विदेश में अगर रह रहे होंगे, तो आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है, इस प्रकार से ब्लैंक ही छोड़ देना है। तो 13 नंबर वाला जो टॉपिक है उसे उसमें लिखा हुआ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज। 15 ईयर्स के एज के बाद आप किस किस स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं उसका आपको नाम देना है। तो 15 ईयर्स के बाद आप किस क्लास में होंगे, आप जरूर 9th में होंगे, तो आपको 9th से 12th तक किस स्कूल में पढ़े हैं वो दे दीजिए। और उसके बाद अगर आप कहीं ग्रेजुएशन के लिए कहीं पर भर्ती हो गए तो उसमें भी डाल दीजिए। आपको इस प्रकार से फिलअप कर देना है, आप किस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, वो जो आपको 15 ईयर्स के एज के बाद आप किस स्कूल से पढ़े हैं आपको दे देना है। जैसे मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ, मेरा दिया हुआ नाम है कि रामपुरा इसी स्कूल से आपने जनवरी 2018 में आपने इंटरिंग किया और उसके बाद आपने जुलाई 2022 में आप अगर एक ही स्कूल से आपका 10th और 12th का पास किए तो आप एक ही स्कूल के दीजिए, आप इंटरिंग डेट दीजिए और आप जो 12th को जो मार्कशीट है उसमें जो आपका रिज़ल्ट दिया हुआ है उसका डेट को देख के आपका ऐसे लगा दीजिए कि उस डेट से आपने उस स्कूल से लिविंग किया है। तो आपने इस एग्ज़ामिन पास में देना है 10 पास और 12 पास। और आपने उसके बाद किस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आपको अगर आप किसी आईआईटी कॉलेज से और किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपको वो दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ कि रामपुर कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन में एंटर लिया है अगस्त 2022 में। तो आपने अगर जो आपके अगर ईयर 21 ईयर की उम्र है तो आपने जो एंटरिंग किया है उसके बाद ना आपके तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपको उस डेट को लगा दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप टिल नाउ लगा दीजिए। और उसके बाद आप जो एग्जामिनेशन होगा तो आप तो अगर आप तो नौकरी में जा रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन तो पास नहीं हुआ होगा तो आपको नो लगा देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पेज पे 14 की 1 नंबर पॉइंट पे आपको दिया हुआ है कि आपने किसी प्रकार का सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब किया है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है कि आपने कब से कब तक ये जॉब किया है। वहाँ पर आपको किस प्रकार का उपाधि या किस प्रकार का जॉब आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया गया, उस जॉब का नेचर क्या है आपको यहाँ पर देना है। और वो जो जॉब किया है वो कहाँ पर किया है, उसका एड्रेस यहाँ पर देना है। और उस जॉब को छोड़ देने का रीज़न, अब जो सीआई सब का या कुछ भी अगर आपका जॉब मिला है उसमें आप जा रहे हैं तो उस जॉब को छोड़ देने का रीज़न क्या है आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यस उसका फुल डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं कर रहे तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना है। 14 के बी नंबर टॉपिक पे यही किया गया, ऊपर का जो है वो वही किया गया, कहा गया कि आपने जो जॉब किया है वो जो सेंट्रल या स्टेट या किसी प्रकार का जॉब किया होगा तो आपको अगर वो जॉब
छोड़ रहे हैं, तो वो जब अगर 1 मंथ से पहले नोटिस से अगर आप छोड़ रहे हैं, आप अगर 1 मंथ से पहले आपने नोटिस नहीं दिया है और आप छोड़ रहे हैं, तो आपको वो जो सिविल सर्विस टेम्पररी सर्विस रूल 1965 के तहत आप जो आप आपके जॉब में आप जा रहे हैं, तो उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर वो लोग कंप्लेन करें कि आपके बारे में कि आपने नोटिस देने के बगैर ही आपने उस जॉब छोड़ दिया, तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है या आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाकर आपको नौकरी से निकल दिया जाएगा। 15 की आई नंबर टॉपिक पर ए ऐसे लेकर इस तक वाले जो सवाल है उसमें कहा गया है, आप अगर कभी अरेस्ट हुए हो, कभी आपको जेल में रखा गया है, आप किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया हो, आपको किसी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, आपने स्टाफ सिलेक्शन के किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको डिसमिस किया है, तो आपको सिंपली इन पर येस कर देना है और अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। आपके अगर किसी प्रकार का केस हुआ होगा, तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें एचएसओ द्वारा साइन नहीं किया जाता। तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर अगर एचएसओ ने साइन कर दिया, तो आपको सिंपली इन सारे टॉपिकों पर नो, 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 नो कर देना है। सबके ऊपर नो कर देना है। इस प्रकार से नो कर देना है। उसके बाद 15 की 2 नंबर टॉपिक पे आपको कहा गया है, आपने जो ऊपर वाला सारे फॉर्म में नो किया होंगे, अगर आपने किसी कॉलम में येस किया है, तो उस कॉलम में आपने किस लिए येस किया है, वो जो वजह है आपको 15 के 2 नंबर पॉइंट पे उसको डिटेल्स देना है कि आपने कि किस लिए अगर आपने अरेस्ट हुए, किस लिए अरेस्ट हुए, आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी डिसमिस किया है, तो किस लिए डिसमिस किया है, आपका यहाँ पर विवरण देना है उसका। ठीक है? तो आप तो यहाँ पर नहीं है, तो आपको नो इज़ सिंपली यहाँ पर भी नो कर देना है, इस प्रकार से नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नोट्स दिया है कि 1 नंबर पर प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टिप्स ऑफ हिज अटेस्टेशन फॉर्म। इस अटेस्टेशन फॉर्म पे जो वार्निंग दिया है, आपने अगर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ किया है, तो आपको इस जॉब से ही निकाल दिया जाएगा। आपने अगर किसी कॉलम में येस किया है ऊपर वाले, तो आपको किस लिए येस किया है, तो आपको उसका विवरण यहाँ पर देना है। ये भी आपको नोट में दिया गया है। और 16 नंबर सवाल पर आपको दिया गया है कि नेम ऑफ द 2 रिस्पांसिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू व्हॉम यू आर नो। आपके गाँव के अंदर आपके जो नेबर्स है, उसके अंदर आपका जो पहचान वाले 2 लोगों का विवरण देना है। ऐसा नहीं है कि उनका साइन लेना है, आपका सिर्फ़ उनका नाम देना है, किसी भी पर्सन का। इस प्रकार से आपकी जो लोकेलिटी का कोई किसी का नाम है, इस प्रकार से लिख देना है कि मैंने एक नाम दिया है कि श्याम यादव, वो आपको पहचानते हैं, कि आप वही नाम दें जो आपके लोकेलिटी का है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई आर्मी वाला का नाम दे दिया। अगर वो आपके जो वेरिफ़िकेशन में आएगा, तो अगर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो आपका जो वेरिफ़िकेशन वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नाम ही दीजिए जो आपका लोकेलिटी में रहता हो। और 4 नंबर पेज पर भी आपका लोकेलिटी का किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से उनका साइन नहीं, उनका सिर्फ़ नाम लिख देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर डिक्लेरेशन, आप जो फॉर्म आपने फ़िल अप किया, इसमें कहीं पर भी आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है, तो आपको इसमें कहा गया है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उसको आपको यहाँ पर डिसमिस कर दीजिए। जो सेंटर के पास उसका पावर होगा कि आपने अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आपका अगर नाम वगैरह जो भी आपने फ़िल अप किया, उसमें अगर कहीं पर भी गलत पाया गया, तो आपको इस नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें आपका साइन ले लिया जाएगा। डेट जो आपने जिस दिन फॉर्म फ़िल अप करेंगे, उसी दिन का डेट आपको देना है, क्योंकि आपने जो पहले वाला जो एज कैलकुलेशन है, उसमें भी आपका आज ही का जिस दिन आप फॉर्म फ़िल अप करें, उसी दिन का आपने जो डेट कैलकुलेशन किया है, इसलिए आपका जिस दिन आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी दिन का डेट आपको दे देना है यहाँ पर। और यहाँ पर प्लेस आप कहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका होम का एड्रेस ही, आपका प्लेस, आपका गाँव का नाम ही दे देना है आपको यहाँ पर। सिंपली ये है हमारा स्टेशन फॉर्म फिलअप।